हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम हमारी आज न्यू बुक शुरू करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जिसका कोड है MPS 04। हम इसका यूनिट 1 शुरू करेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना। इसकी स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन से। हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और हम किन नई चीज़ों को खोजेंगे। इससे पहले भी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अपने ग्रेजुएशन में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और अब हम इसे मास्टर में थ्योरिस्ट के थ्योरीज, उनके इवोल्यूशन के तरीके, इन सबको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है, among the several fields or sub-discipline in which political science is divided, comparative politics is the only which carries a methodological instead of substantive level। यहाँ पर ये बात कही गई है कि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें चाहे हमारा जो पॉलिटिकल साइंस उसमें चाहे कितनी भी फील्ड्स हों या उसके कितने भी सब डिसिप्लिन्स हों, उन सब में जो हमारा कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स है ना, वो बहुत डिफरेंट है। क्यों? इसका कारण ये है कि वो सबस्टेंटिव लेवल के बजाय मेथडोलॉजिकल लेवल को या मेथडोलॉजिकल तरीके को यूज़ करता हूँ। मतलब कि वो एक क्रमबद्ध तरीके को, एक जैसे हम क्रोनोलॉजी भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा शब्द है, वो उस तरीके को यूज़ करता है, उस प्रोसेस को यूज़ करता है वो, कि हमें चीज़ों को किस तरीके से पढ़नी है। मतलब जैसे कि कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, अगर हम कोई घटना लें कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन और बांग्लादेश का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमें एक तो उनका टाइम पीरियड समझना होगा कि उनका टाइम पीरियड क्या है, प्लस हमें जानना होगा कि उनके फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही है, उसमें रोल ऑफ लीडर्स, रोल ऑफ स्टेट, रोल ऑफ लोकल पीपल। तो ये जो पूरा मेथडोलॉजी होगी ना उसकी, इससे हमें समझ में आएगा कि इन दो देशों का फॉर्मेशन किस कारण और क्यों हुआ और कैसे रोका जा सकता था। ये एक तरीका है, ये मैंने एक बस एक एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ को समझने के लिए, इस मेथडोलॉजी को समझने के लिए। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ द कंटेंट एंड बाउंड्रीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आर पुअरली डिफाइंड partly because of the field is an ambiguous compound of method and subject area। इस लाइन में ये बात कही गई है कि जो मतलब जो हमारा जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो हमारा CP है, वो अलग क्यों है। उसका कारण यह है कि हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सब्जेक्ट्स और बाउंड्रीज़ है ना, जो हमारा कंटेंट और बाउंड्रीज़ हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इनको अगर ये ठीक तरीके से डिफ़ाइन करते, जैसे कि अगर कोई स्टेट है उसकी बाउंड्रीज़ का जो इशू हमेशा बना ही रहता है, या फिर हम पॉलिटिकल साइंस के किसी भी फील्ड के बारे में उसे पढ़ना चाहें, उसे समझना चाहें, तो हमें उसके साथ इंटरनेशनल रिलेशंस को जोड़ना चाहिए या जोड़ना पड़ता है। हमें उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स, वो चाहे गवर्नमेंटल्स हों, नॉन गवर्नमेंटल्स फैक्टर्स हों, कोई से इंस्टीट्यूट्स हों, तो उसको जो ठीक से डिफाइन नहीं किया गया कि हमें किस चीज़ को किस लिमिट तक हमें ऐड करना चाहिए या उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। जैसे NGOs, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में NGOs का रोल बहुत अच्छा होता है और वहाँ पे गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप वहाँ पे अच्छा काम करें। जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन की, अगर हम बात करें तो एजुकेशन में जो हमारे NGOs हो, चाहे वो किसी से स्टेट के NGO हो या फिर चाहे वो इंटरनेशनल NGOs हों या फिर हमारा खुद UN है, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वो या फिर वो हमारे हेल्थ की बात कर रहे हो या हमारे पॉवर्टी को ख़त्म करने की बात है, तो ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को समझना कि हमें किस लेवल पर चीज़ों को ऐड करना है और किस सर्कमटेंस के अंदर उनको ऐड करना है, क्योंकि इनकी जो बाउंड्रीज है वो अच्छी तरीके से तय तो की नहीं गई है और ये बहुत ही मिक्स्ड चीज़ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है इसका मेथड और सब्जेक्ट, इसके कारण चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अपने आप में वो डिफरेंट भी बना देता है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, एज सम ऑफ स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ अ मेसी सेंटर। दिस इज़ बिकॉज इट फोकसेस ऑन कंपैरिजन एंड कंपैरेटिव मेथड ऑफ पॉलिटिकल इंक्वायरी। यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारे कुछ स्कॉलर्स हैं उनका ये आर्ग्यू है कि जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो बहुत मेसी सेंटर है, यानी कि बहुत झंझट का केंद्र है। अब उनको झंझट क्यों लगता है, ये बहुत मेसी क्यों लगता है, वो इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि इसका जो मेन फोकस होता है ना वो कंपेरिजन्स पर होता है, क्योंकि इसका नाम में ही कंपैरेटिव है तो हमें ये पता है कि हमें कंपैरिजन करना है। बट वो ये कहते हैं कि आप कंपैरिजन कीजिए, बट एक सेंस तक कीजिए।
लेकिन आप ओनली फोकस करते हैं कंपैरिजन, सिर्फ कंपैरिजन का ही फोकस करते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि आप उसमें कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन आप उसको पॉलिटिकल, जो हमारी पॉलिटिकल इंक्वायरी होती है, ठीक है, यानी राजनीतिक जांच का जो एक तरीका होता है उसको मान बैठते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ में उसके पॉलिटिकल लेवल को जानना है, उसकी पॉलिसीज या किसी भी चीज़ को जानना है, तो हमें कंपैरेटिव करना कंपैरिजन करना जरूरी है, ये ऐसा मानते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतना मैसी है, इसमें सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स्ड हैं कि इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसकी बाउंड्रीज़ को डिफाइन करना मुश्किल होता है। अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे बाउंड्रीज़ और कंटेंट की बात क्यों कही गई है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। While comparative government excited as sub-discipline for a long time, comparative politics is relatively new field dating from the part Second World War। यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो हमारी comparative government होती है ना, वो इसका एक पार्ट रही है। कैसे? वो एक सब डिसिप्लिन के रूप में एक लंबे समय तक इसका पार्ट रही है। उसके बाद करीब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास जाकर इसको एक नया सब्जेक्ट के रूप में या एक नई चीज़ के रूप में हमें सामने, एक नए फील्ड के रूप में हमें सामने देखने को मिलती है। मतलब उससे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऐसी जो चीज़ें थी वो एग्जिस्ट तो करती थी, बट उसको एज अ स्टडी फील्ड उसको कभी माना नहीं गया, उसको समझा नहीं गया कि आप उसको एज अ सब्जेक्ट या उसको एज अ डिसिप्लिन उसे समझें, उसे पढ़ें। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी ये फील्ड के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में जो सामने आई है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आने लगी है, दिखने को मिलती है। और आपको पता ही है कि जो हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, सॉरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की हम बात जब करते हैं, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हमेशा 1950s के एरा में ही समझा या पढ़ा जाना जाता है, और उसका जो कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई है उसी टाइम पे हुई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, बट रिसेंट ईयर इट हैज़ अगेन attracted a growing interest due to the emergence of new areas such as comparative पब्लिक पॉलिसी। देखो यहाँ पे इन चीज़ों ने इस चीज़ को डिफाइन किया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एज अ डिसिप्लिन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत फेमस हुई या बहुत ज़्यादा प्रोसेस में आई, या लोगों ने उसको एज अ न्यू फील्ड एक्सेप्ट किया। उसके बाद क्या था कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे समय के साथ। फिर इसकी जो लोकप्रियता थी, यानी जो काफ़ी फेमस होने के बावजूद ये थोड़ा सा कम फेमस होने लगा, मतलब एक लोकप्रियता उसकी ख़त्म होने लगी। तो उसे बाद में इंटरेस्ट या बाद में ये इसने अपने आप को अट्रैक्ट करवाने के लिए या फिर लोगों का इसकी तरफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ा, वो था कि इसने एक नया एरिया अपने अंदर जोड़ा, वो था कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसीज़। उसने इस तरीके के एरिया को अपने अंदर जोड़ा जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एरिया बन चुका और लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ने लगी, क्योंकि आप स्टेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप उनके मेथड का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस का, नॉन गवर्नमेंटल, मतलब हर चीज़ का। लेकिन वो चीज़ें कैसे ग्रो कर रही हैं, उन चीज़ों के पीछे क्या तरीका है, वो अगर कोई गवर्नमेंट 10 ईयर्स तक स्टे करती है तो उस स्टे करने का कारण क्या है, ये तो समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को एक नया एक एरिया दिया विच इज़ कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी। तो उन्होंने पब्लिक पॉलिसीज़ पर ध्यान देना शुरू किया कि हम एक बार सभी जो हमारे स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स की पब्लिक पॉलिसीज़ को अगर हम डिस्कस करके देखें, कंपेयर करके देखें, तो हम जान सकते हैं कि किसी भी एक देश में, अगर हम यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करें, तो किसी भी एक देश में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है और किसी अन्य देश में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों नहीं है। मतलब जैसे अगर हम डेमोक्रेसी में बात करें, एक मिनट, डेमोक्रेसी में हम बात करें इंडिया की और हमारे यूएसए की बात करें, इंडिया और यूएसए की हम बात करते हैं अगर डेमोक्रेसी के मामले में, तो इंडिया में जो राइट्स दिए गए हैं या इंडिया में जो डेवलपमेंट है डेमोक्रेसी का, वो यूएसए से काफ़ी अलग है उनकी, क्योंकि इनके यहाँ पर लोगों का जो सोचने का तरीका है, जो लोगों का एजुकेशन है, उनका बैकग्राउंड है, वो इस जगह से अलग होगा। यहाँ के पॉलिसी मेकिंग अलग है, यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग होगी जो कि यहाँ पे अलग है। अगर यहाँ पर हम फार्मर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फार्मर्स बहुत मेन इशू है, ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स का इशू मेन नहीं है, इनके लिए यहाँ पे इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पॉलिसी मेकिंग या पब्लिक पॉलिसीज़ का डिस्कशन कर कर, उनका कंपैरिजन कर कर हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी चीज़ ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक लंबे समय से जो नील एंड वॉइड पड़ा था उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया फिर से बना दिया। तो हमारा होगा जो नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इट्स इवोल्यूशन। हमारी तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसका विकास कैसा रहा या क्या था, सॉरी क्या है।
Broadly, the government of comparative politics hold that the major political similarities and differences between countries. मतलब जो अगर हम ब्रॉडली इसकी बात करें तो इसका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो मेजर एरिया है या मेजर उसका मतलब जो उसका लक्ष्य है या उसका जो आइडिया है, फोकस है, जो उसका यहाँ पे गोल होगा, ठीक है, जो उसका गोल है वो था कि जितने भी देश हैं या विभिन्न देशों के बीच में राजनीतिक समानताओं, ठीक है, पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करना, उसको समझना, ये इसका मेन गोल था। और उसको पढ़ना, मतलब कि किसी भी देश के बीच में पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ क्या है, जैसे मैंने अभी आपको यूएसए और इंडिया के बीच में एग्जांपल बताया, माना उनका जो इवोल्यूशन है, उनका डेवलपमेंट है, वो बहुत अलग है, तो उस डिफरेंसेस को पढ़ना ये कंपेरेटिव में आता है। उनके बीच में क्या सिमिलरिटीज़ है, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ क्या है कि वो दोनों ही ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो ये सिमिलरिटीज़ हो गई। कुछ चीज़ें इन दोनों ने आपस में एक्सचेंज की, जैसे बहुत सी चीज़ें इंडिया ने यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, जैसे फेडरलिज्म जैसी चीज़, माना हमारा जो फेडरलिज्म है वो कनाडा का काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी जो फेडरलिज्म का फादर जिसे हम बोलते हैं वो तो है यूएसए ही, वो तो यूएसए ही है फेडरलिज्म का फादर। तो ये चीज़ें दिखाती हैं किसी भी स्टेट्स के बीच में, चाहे वो कोई भी स्टेट, उनके बीच में कंपैरिजन कैसे किया जाए और किन चीज़ों को ज़्यादा किया जाए। तो इसीलिए वो ज़्यादातर उनका जो फोकस होता है वो पॉलिटिकल सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस पर होता है। द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स was formally described 20 traditional approaches, while as the modern approach in 1955 R.C. मैक्रेडीज क्लियरली डिफ्रेंशिएट द टू अप्रोच। यहाँ पर मतलब देखो, यहाँ पे इसको बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि शुरू में तो ये माना गया था इसके 20 ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, लेकिन जो हमारे थिंकर हैं आर.सी. मैक्रेडीज, उन्होंने इस बात को डिफाइन किया कि नहीं, जो मेन अप्रोचेज़ हैं वो दो ही हैं, और वो उसे मॉडर्न, मतलब क्योंकि उन्हें मॉडर्न अप्रोच का थिंकर माना जाता है, इसलिए उन्होंने बोला कि एज अ मॉडर्न अप्रोच इसके दो ही अप्रोचेज़ हैं। लेकिन जो हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अपने आप में एक विवाद का मुद्दा है। वो क्यों है विवाद का मुद्दा कि एक जगह तो हम उसे एज अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ हम उसे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के रूप में पढ़ते हैं। आपको कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में पता होगा, ये मुझे एक्सपेक्टेशन है आपसे। तो अब क्योंकि कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो वर्ड है ये बहुत पुराना है, ये कई सालों से चलता आ रहा है, और ये अपने आप को राजनीति से अलग मानता है, और इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो इनके नाम के कारण ही है। क्योंकि जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसका जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसका जो पर्सपेक्टिव है वो क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसका जो पर्सपेक्टिव है वो मॉडर्न अप्रोच है। और उसी मॉडर्न अप्रोच को आर.सी. मैक्रेडीज कहते हैं कि हम इसको दो तरीके से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और वो दो तरीके वही बताते हैं कि वो है फर्स्ट, व्हेन ही पॉइंटेड आउट दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच, एक तो हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और एक है नॉन ट्रेडिशनल और मॉडर्न। देखिए यहाँ पे वो बोला गया है कि व्हेन ही पॉइंटेड आउट दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज नॉन कंपैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रोक्रियल, रिलेटेड टू चर्च, इसका मीनिंग होता है स्टैटिक्स एंड मोनोग्राफिक। मतलब कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो नॉन कंपैरेटिव था, उसका जो डिस्क्रिप्शन का तरीका था वो प्रोक्रियल था। मतलब आपको पता है कि उस समय जो हमारा चर्च का और इन सब चीज़ों का ज़्यादा ही हमारे स्टेट पर असर होता था वो है। फिर वो स्टैटिक होते थे, मोनोग्राफिक होते थे, तो वहाँ पे ये वो चीज़ डिफाइन करता है, हम आगे समझेंगे इसे। अब है कि जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो है व्यू ऑन कंपैरेटिव नेचर। अब उनका कंपैरेटिव नेचर समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सिक्वेंटली इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। इन कंट्रास्ट comparative politics is wider in scope and hold or encompass not merely institution but political process as well. For example, it covers political parties, pressure group and wide range of informal institutions as process as well. यहाँ पे ये बात कही गई है कि एज अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो हमारा इसका क्लासिकल अप्रोच होगा, क्या है जो हमारा इसका क्लासिकल पर्सपेक्टिव है, ये काफ़ी नॉन
कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव है, ये बात हम समझ चुके हैं, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका जो स्टडी करने का जो तरीका है वो क्या था कि इसमें जो स्टडी करने का तरीका है वो ये था कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको जो अगर स्टडी करना है तो फॉर्मल प्रोसेस से की जाएगी स्टडी। मतलब नॉन फॉर्मल तरीके से जिस तरीके से अब के समय में कंपैरेटिव स्टडीज़ की जाती हैं वो नहीं थी, बहुत रिस्ट्रिक्ट था। उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस टाइमलाइंस सेट कर दी थी कि आपको इन्हीं पॉइंट्स के मतलब इन्हीं तरीक़ों से आपको स्टडी करनी है, ये चीज़ें उसमें से निकल कर आए, मतलब उनके आउटकम्स होने चाहिए कुछ इस तरीके के होने चाहिए। उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर हमें उन आउटकम्स से मैच करना है खुद को तो हमें उनके ही पॉइंट्स को तो अपनाना पड़ेगा ना स्टडी के लिए। अगर जैसे मानो कि आपको बोल दिया गया है कि आपको 10 में से कम 7 मार्क्स लाने हैं कंपलसरी, और 7 मार्क्स आपको जब आएंगे जब आप इन 5 पॉइंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे, आप इन 5 पॉइंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करोगे और उसके अलावा 2 मार्क्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिले देंगे। तो ऑफकोर्स मिनिमम आपकी कट ऑफ 7 है और आपको वो चीज़ें बोल दी गई कि आपको इसी तरीके मतलब आपको एक पूरा फ्रेमवर्क दे दिया गया, तो ऐसी तरीके से था कि आपको उस फ्रेमवर्क पे काम करना होगा। इसी तरीके से ना कि इनका जो स्टडी का तरीका था बहुत रिस्ट्रिक्टिव था, मतलब बहुत सारे उसमें फ्रेमवर्क डाल दिए गए थे कि आपको उसी तरीके से करना है। और आपको गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो स्टडी करनी है वो बहुत ही फॉर्मल होनी चाहिए, मतलब कि हाउ गवर्नमेंट्स वर्क, हाउ इंस्टीट्यूशन वर्क्स, व्हाट आर देयर पॉलिसीज़ एंड हु विल बी द पॉलिसी मेकर्स, और किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन इससे बाहर होगा कौन नहीं होगा, एक्सेट्रा। ये सब फ्रेमवर्क उसमें डाल दिए गए थे। बहुत ही फॉर्मल अप्रोच था स्टडी करने का किसी भी इंस्टीट्यूशंस को आपस में। इवन ये ऐसा नहीं था कि इन दोनों के बीच में स्टडी, ये स्पेशली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टडी के बीच में था, मतलब कि सेम किसी कंट्री की अगर पूरी क्रोनोलॉजी को समझो तो उसमें जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं उनके बीच का स्टडी किस तरीके से होगा वो बताया गया, या फिर ए कंट्री का बी कंट्री से किस तरीके से होगा वो सब बताया गया था। तो ये तरीका था उस समय पर। अब हम समझेंगे आगे कि ये इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बोली गई, मतलब कुछ चीज़ें इसमें बताई गई कि क्या क्या चीज़ें उसमें कवर की जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें किसी गवर्नमेंट को स्टडी करना है, मानो ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, इसके हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं, हम इसकी प्रेशर ग्रुप्स को स्टडी कर लेंगे, हम इसकी इंस्टीट्यूशन चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, एनजीओज हो, प्राइवेट हो, सेम यहाँ पर। अब हमने इन चीज़ों को तो इसमें इन्वॉल्व कर लिया क्योंकि एज अ वाइड रेंज ऑफ स्टडी हम इन चीज़ों को तो यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि क्यों इस कंट्री में डेवलपमेंट या ग्रोथ ज़्यादा है और इसमें उसके मुकाबले थोड़ी कम है। तो ये चीज़ हम ये जो प्रोसेस है इस तरीके का जो ये लोग अपना जो इनका इस तरीके का ग्रोथ है वो कुछ ऐसा क्यों जा रहा है। तो ये हमें समझने के लिए इस ग्रोथ को समझने के लिए कि क्यों ए कंट्री का ग्रोथ सिर्फ हाई चला जा रहा है और जो बी कंट्री का है उसका पहले हाई होकर लो हुआ। तो इसके लिए हम सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस इनको स्टडी करेंगे तो हमें कुछ खास ज़्यादा रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमें उसको समझने के लिए हमें वहाँ के लोगों का माइंडसेट पढ़ना चाहिए, हमें वहाँ के उनके बैकग्राउंड, उनकी एजुकेशन, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी किसको इम्प्लीमेंट करेगी, किसको फ़ायदा पहुंचा रही है और सेम पॉलिसी किसको नुकसान पहुंचा रही है, किस ग्रुप को ज़्यादा फ़ायदा है, किस ग्रुप को कम फ़ायदा है, कैसा उनका फॉरेन पॉलिसीज़ है, उनके इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, ये सब चीज़ तो हमने देखी ही नहीं। हमने तो सिर्फ वाइड रेंज को हमने जैसे मैंने बताया एक फ्रेमवर्क बता दिया गया, उस फ्रेमवर्क के थ्रू आपको काम करना होगा। अब हम देखो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो हम बात कर रहे हैं ये सब हम बात कर रहे हैं कि उसका जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है उसका क्लासिकल अप्रोच या फिर क्लासिकल पर्सपेक्टिव कैसा था। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, बेटर एनालिसिस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस विद इन स्टेट एंड बिटवीन स्टेट्स। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसे ज़्यादातर माना गया है कि ये इंस्टीट्यूशंस
के बीच में एक अच्छा एनालिसिस देगा हमें। साथ में वो जो उनका प्रोसेस होता है स्टेट फॉर्मेशन या ग्रोथ का, वो स्टेट के अंदर ही मतलब विद इन द स्टेट भी बताएगा उसका प्रोसेस, उसका एनालिसिस करने का तरीका। और बिटवीन द स्टेट्स जो हम अभी देख चुके हैं कि बिटवीन द स्टेट्स हमें किन किन चीज़ों को करना है, और सेम विद इन द स्टेट भी यही प्रोसेस, यही मेथड होगा। क्योंकि हमें ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें किसी कंट्री का देखना है, उसकी क्रोनोलॉजी अगर हम समझने की कोशिश करें कि कैसे उनके शुरू के 10 ईयर्स कैसे रहे, फिर 10, फिर ऐसे करते करते वो जितने भी, अगर 70 ईयर्स हो चुके हैं किसी कंट्री को, मानो सपोज इंडिया को 70 ईयर्स हो चुके, तो हम उसके पूरे 7 हम उसके पूरे 7 जो हम उसको 10 ईयर्स करके एक डेकेड के रूप में हम उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर जानेंगे कि 10 ईयर्स में किस गवर्नमेंट ने क्या ग्रोथ की, उसका इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह ये सब उसमें हम इंक्लूड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना जो फ्रेमवर्क दिया है हम उस फ्रेमवर्क के थ्रू भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 1960s तक तो इंडिया के पास प्रेशर ग्रुप इतना कुछ ज़्यादा खास था नहीं, और उस समय लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ होता तो था लेकिन कुछ ज़्यादा खास था नहीं, क्योंकि उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसके अगेंस्ट कोई बड़ी पार्टी सामने आती थी। लेकिन 90s के बाद, 60s के बाद चीज़ें बदली और हम देखते हैं कि कैसे रीजनल पार्टीज़ का ग्रोथ होता है, कैसे प्रेशर ग्रुप का ग्रोथ होता है इंडिया में। तो ये चीज़ समझ में आती है हमें कि कैसे जो हमारी कॉम्पेटिटिव पॉलिटिक्स है वो विद इन द स्टेट्स एंड बिटवीन द स्टेट्स के लिए एक अच्छा एनालिसिस और प्रोसेस हमें दे सकती है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, विच इज़ व्यू ऑन डिस्क्रिप्टिव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। द ट्रेडिशनल अप्रोच इज मल्टीडिसिप्लिनरी आउटलुक, मीनिंग दैट इट ड्रॉज नॉट ओनली पॉलिटिकल साइंस बट ऑल्सो हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था या फिर हमारा जो क्लासिकल अप्रोच था, ये हमारा ये जो इसका तरीका था, हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो तरीका था ये काफ़ी डिफरेंट था। क्योंकि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था वो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से काफ़ी डिफरेंट था। वो ऐसा क्यों था, वो चीज़ हमें समझनी है कि जो हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है वो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से डिफरेंट क्यों था। क्योंकि हमारा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था वो मल्टी डिसिप्लिनरी था, जो उसका आउटकम होता था वो मल्टी डिसिप्लिनरी आता था। क्योंकि वो अपने अंदर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस उसको ही इंक्लूड नहीं करता था, वो अपने अंदर हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी इनको भी वो इंक्लूड करता था। मतलब उसकी स्टडी में आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को नहीं पढ़ सकते हैं, आपको उसकी स्टडी में हिस्ट्री को, इकोनॉमी को एंड सोशोलॉजी उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि हमने, आपको पता होगा, जब हम पढ़ रहे थे हमारा स्टेट या हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे तो हमने उस चीज़ में भी जाना था, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे थे हमने उस चीज़ में समझा था कि किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो हमें उसके लिए बात को ध्यान रखना होगा कि वो जो भी इंसिडेंट है या इवेंट है वो चारों तरफ से उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल इफ़ेक्ट कैसा रहा, उसका इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट कैसा रहा, उसमें हिस्ट्री का कितना रोल है, सोशोलॉजी का कितना रोल है, अगर फ़िलासफ़ी है तो फ़िलासफ़ी का कितना रोल है। तो ये चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि कंपैरेटिव से हमारा जो मॉडर्न है वो कितना डिफरेंस है और क्यों है। क्योंकि डिफरेंसेस का कारण क्या है कि जो पहले की चीज़ थी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ी अपने, जो पहले की चीज़ थी वो एक उन्होंने फ्रेमवर्क सेट कर रखा था और उनको उसी फ्रेमवर्क के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाना था और वो उसी पर ही काम करते थे। लेकिन जो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी था। मतलब ये सिर्फ एक डिसिप्लिन पे क्यों फोकस करेगा, क्यों हमें सिर्फ, अगर हमें किसी स्टेट की हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है तो हम उसके पॉलिटिक्स को क्यों पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसके पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट को क्यों पढ़ना है, कि उसका पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसी भी तरीके से क्यों हुआ है। हमें तो ये भी देखना है कि उस पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर कैसा था, उसके सोशोलॉजी मतलब उसके समाजशास्त्र या लोगों के सामाजिक जीवन, सामाजिक सोच कैसी रही थी, या लोगों की फिलॉसफी क्यों रही है। अगर हम ए पार्टी उसमें जीत रही है तो उसकी वहाँ उस पार्टी को जीतने में वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता है जो, या फिर वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहे थे या कर सकते थे। तो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज parochial, for example restricted to European government and therefore Eurocentric.
इन इट्स आउटलुक एंड एनालिसिस। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था वो प्रोक्रियल था। प्रोक्रियल का मतलब कि जो इसका स्टडी होती है वो ज़्यादातर चर्च से रिलेटेड होती है, जो हमने चीज़ें समझी थी पीछे भी। तो इसका जो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव था, क्यों था? क्योंकि ये यूरोपियन गवर्नमेंट को ज़्यादा स्टडी करता था। मतलब इनका मानना था, क्योंकि आपको पता ही है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत को हम मतलब जो कुछ अभी के थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि इसकी शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी। उसने करीब 160 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करा था, उन्होंने कंपेयर किया था। तो जो एक वाइड रेंज है, मतलब जो जो कंपेरेटिव की शुरुआत की थी वो ज़्यादातर एरिस्टोटल को कुछ लोग मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं मानते हैं, ठीक है। वो फिर 1950s इनके बीच में डिबेट रहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि एरिस्टोटल वॉज एन यूरोपियन, ही वॉज ग्रीक, तो अब यूरोपियन गवर्नमेंट तो उस पर वो तो उनका जो सेंटर था स्टडी का वो था यूरोपियन गवर्नमेंट्स और यूरोपियन स्टेट्स, इसलिए इसे काफ़ी ज़्यादा यूरोसेंट्रिक माना गया। देखो, एक तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे यूरोसेंट्रिक या फिर उनके मेथड या फिर जो उनका अप्रोच या फ्रेमवर्क होता था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्यों है, जो कि आज के वर्ल्ड में अप्लाई नहीं हो सकता था। उसका कारण क्या है कि यूरोप में है देश छोटे छोटे, ठीक है, उनकी बाउंड्री आपस में मतलब ये थोड़े बहुत वो मतलब बहुत ज़्यादा वो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं नहीं, उनके पास काफ़ी अच्छा एक सी रूट है, ये भी बहुत बड़े कारण है। प्लस जो उनका जो रिलीजन है या जो उनका मेथड है वो काफ़ी, जैसे वो क्रिश्चियन है या चर्च पर उनका रोल, चर्च का रोल काफ़ी हावी था उनकी स्टेट गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट्स पर या उनके स्टेट पर, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। प्लस कि वो छोटे होने के कारण और साथ में वहाँ पर सब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उनका ग्रोथ हाई था। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है ना कि अब अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत इलॉजिकल है ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को अपना कॉलोनी बनाया, स्पेशली एशिया और अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट्स थे उनकी तो इन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी थी। अब वो इनको अपना कॉलोनी बना रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि चलो हम आप दोनों का स्टडी करते हैं। तो कैसे पॉसिबल हो? आप इनका सारा का सारा जो इनका सारा का सारा आप इकोनॉमिक है या इकोनॉमी सॉरी जो इनकी इकोनॉमी है, आपने इनका जो पैसा वगैरह है या फिर सब ग्रोथ है वो तो आपने अपनी तरफ लिया। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का आपने जितना भी जिनकी अर्थव्यवस्था थी उसको तो ख़राब कर ही दिया था, उसकी इकोनॉमी को तो ख़राब कर ही दिया था। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फ्रांस और इंडिया के बीच में ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट कैसे ज़्यादा होगा? तो ये तो बहुत इलॉजिकल कहलाएगा ना। एक तो पहली बात, आपने इनको हमें कॉलोनी बना रखा था इतने टाइम पीरियड से, हमें अपने आप को ग्रो करने का मौका नहीं दिया गया, हमारे पास खुद की गवर्नमेंट नहीं थी, कोई और हमारे ऊपर रूल करता था। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक होता था और ये अपने आप को हमेशा एक अच्छी गवर्नमेंट ये अपने आप को एक अच्छी स्टडी के रूप में या एक अच्छे अप्रोच के रूप में दिखाने की कोशिश करता था। और लेकिन जब समय के साथ इसमें बदलाव होने लगे, बहुत सारे थिंकर्स इसमें अपने अपने अप्रोच थ्योरीज देने लगे, तो उन्होंने इस बात को माना, एक्सेप्ट किया कि ये एक तरफा चीज़ थी और इसको हम एज अ ट्रेडिशनल अप्रोच के रूप में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा, ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड सॉ अ ब्रॉन्डिंग of the field as after decolonization the number of the state increased, throwing up a fresh theoretical and methodological questions। यहाँ पर बोला गया है कि पोस्ट वॉर पीरियड के टाइम पर, मतलब कि 1945 और इसके बाद, यानी कि आप 50s का टाइम पीरियड ले लो कि 1950s के बाद जो ग्रोथ था या जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी थी काफ़ी बदली। उसके बदलने का कारण क्या था कि बहुत सारे नए देश बढ़े या बने, वो डीकोलोनाइज्ड हुए। जैसे इंडिया है, कोरिया है, ठीक है, पाकिस्तान बना, अफ्रीका के बहुत सारे देश बने, अफ्रीका के बहुत सारे नए नए देश सामने आए। तो इसने लोगों को इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर हम पुराने मेथड को स्टडी या पुराने फ्रेमवर्क को हम स्टडी करेंगे तो उनके जो फ्रेमवर्क में जो चीज़ें बोली गई हैं, जो मेथड्स यूज़ किए गए हैं, वो इन पर तो अप्लाई होंगे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर न्यूली इंडिपेंडेंट, सेकंड दे आर नॉट इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज, दे डोंट हैव दैट मच मनी और फाइनेंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और सेटअप इंडस्ट्रीज। तो हम कैसे इनकी स्टडी या फिर उनके फ्रेमवर्क इस पर अप्लाई कर सकते हैं? तो इसने बहुत सारे नए मेथड को और मैथोलॉजिकल क्वेश्चंस को अराइज करना शुरू कर दिया या थ्योरीज को अराइज करना शुरू कर दिया कि भाई अब हमें कुछ नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी, उन्हें ढूंढना पड़ेगा।
static this was the last traditional approach. It did not try to understand why system changed. यहाँ पे बोला गया कि एक चीज़ और हम देखते हैं कि वो था स्टैटिक्स में हम ये चीज़ देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने एक गलती की, और या फिर या इसमें एक कमी और हमें जो देखने को मिली वो ये था कि उसने कभी भी ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की कि कोई भी सिस्टम क्यों बदला है, मतलब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ एनी सिस्टम। यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने समझा कि अच्छा भाई ए सिस्टम बदल गया, बी सिस्टम बदल गया, सी बदल गया, डी बदल गया, इनका इम्पैक्ट इस तरीके का होगा, ये सब कुछ ना कुछ तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन या फिर ये कारण रहा है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं जाना कि भाई ये बदला क्यों, ये सिस्टम बदला क्यों। अगर नए न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं तो उनके फॉर्म्ड होने के पीछे का कारण क्या है, वो क्यों न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनकर आ रहे हैं, वो फॉर्म क्यों हो रहे हैं। अब हम इसका एग्जांपल लें कि 47 में इंडिया, 47 से पहले तो एक यूनाइटेड कंट्री था। अब भाई इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो साथ में पाकिस्तान भी निकला, उससे पहले पाकिस्तान का कोई भी अस्तित्व था नहीं। अब लोगों को ये बात तो मतलब इस अप्रोच ने इस चीज़ की स्टडी तो की नहीं कि पाकिस्तान क्यों फॉर्म्ड हुआ। उन्होंने इस बात की स्टडी की कि इंडिया इन कारणों से इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान के फॉर्मेशन पे इन्होंने कोई स्टडी नहीं की। एक एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है, आप उसको वहाँ पे अप्लाई नहीं कर देना, लेकिन हाँ आप एज ए एग्जांपल अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, आपको मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर हम कंपैरेटिव के आंसर की बात करें, जब हमें उसका आंसर लिखने होते हैं तो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ हमें जो करनी होती है वो होती है कि एज मैनी एज एग्जाम्पल्स वी कैन पुट देयर टू गेट मार्क्स फ्रॉम टीचर्स, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आपने किसी भी थ्योरी या किसी भी अप्रोच को समझा, और समझने के बाद आप उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि एक तो आप मास्टर्स में वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ तो कुछ नया करके दिखाएंगे ही अपने आंसर राइटिंग्स में। तो इसलिए जितने आप एग्जांपल्स यूज़ करेंगे, अगर आपने थ्योरी किसी भी, जैसे आपने ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ किया तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच के लिए एक कोई एग्जांपल लीजिए और उस एग्जांपल को सेंटर मानकर उसके अराउंड उस थ्योरी को एक्सप्लेन कर दीजिए। इससे यू विल गेट मोर मार्क्स देन हु डोंट डू दिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, in the 1950s and 60s, a number of distinguished scholars such as Harald Laswell and Gabriel Allman were established the field of comparative politics। यहाँ पे बोला गया कि 50s और 60s के जो टाइम पीरियड था उसमें काफ़ी सारे स्कॉलर्स हमें सामने आए हमारे, ठीक है, जो उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अच्छा बनाने के लिए या फिर उसमें स्टडी के लिए काफ़ी मेहनत की, जिसमें से दो स्कॉलर्स का नाम लिया गया है यहाँ पे, हैरोल्ड लासवेल एंड गैब्रियल आलमंड। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे वो कहते हैं कि देयर बेसिक डिस्टिंग्विश्ड टास्क वाज पॉलिटिकल थ्योरी ऑन द वन हैंड एंड फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडी ऑन अदर हैंड। यहाँ पे बोला गया है कि जो उन्होंने जो उनका काम था, जो बहुत इंपॉर्टेंट या बेसिक काम था, जो उन्होंने सबसे पहले जो किया वो ये था कि उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी को अलग किया और इंटरनेशनल रिलेशंस को अलग किया, उनकी स्टडीज़ को एक दूसरे से अलग किया। इससे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने में आसानी हुई, क्योंकि पहले इनको एक का ही हिस्सा मानकर इसकी स्टडी में काफ़ी मुसीबतें आ जाती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता था। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि बहुत सारे थ्योरिस्ट तो इसको सेंटर ऑफ मेस मानते हैं, यानी मेसी सेंटर मानते हैं। इतना झंझट है भाई, इतने सारा, मतलब सब कुछ इतना है, ये सेंटर है भाई, सब कुछ इतना सारा आ रहा है, आप कैसे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे या पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Comparative politics was described as a different form of political theory as it involved not only theorizing but also classifying categories and discovering relationship among variable hypothesis building testing। यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो, मतलब उसने अपने आप को, यानी कि हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसने आपको कैसे राजनीतिक सिद्धांत यानी हमारे पॉलिटिकल थ्योरी से कैसे अलग बताया। उसने अलग इसलिए बताया क्योंकि इसमें ना केवल जो थ्योरीज़ हैं, ठीक है, उसको उन्होंने शामिल किया, बल्कि उन्होंने वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया, उन्होंने कैटेगरीज बनाई, और उन्होंने जो भी बहुत सारे हाइपोथेसिस थे ना, उनके बीच में रिलेशंस को डिस्कवर किया और इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उन्हें टेस्ट किया। मतलब कि इन्होंने अपने आप को एक नया फ्रेमवर्क देने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी इवेंट को स्टडी करते हैं तो हमें उस इवेंट को स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जो हम ओनली थ्योरी से नहीं कर सकते। हमें उसको
स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, कैटेगरीज की ज़रूरत है, और हमें जानना होगा कि उसके जो हाइपोथीसिस हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशंस है, मतलब हमको कैटेगराइज कर दे। अब फिर हम इसका एग्जांपल कैसे लेंगे? हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि ये देखिए, ये कोई ए स्टेट है, फिर हम वही बात समझेंगे कि उसकी जो पॉलिटिक्स है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो उसकी पॉलिटिक्स इफ़ेक्ट करने के लिए पहले तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे कैसे, कि उसका हिस्ट्री कैसा रहा, ठीक है, उस पार्टी ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, अपने आप को कैसे लोगों के बीच में पहुंचाया, कैसे उसने लोगों से अपने आप को जोड़ा। उसके बाद हम उसकी कुछ कैटेगरीज डालेंगे कि उस पार्टी का सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट और पॉलिटिकल इम्पैक्ट लोगों पर या उस कंट्री पर कैसा रहा। साथ में ये देखेंगे कि लोग किस माइंडसेट से उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, वो क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो किसी भी पार्टी को क्यों पसंद कर रहे हैं, या वो किसी भी पर्सन को, लीडर को क्यों पसंद कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हम एक रिलेशनशिप को सेट करके, एक स्टडी को सेट करके समझ सकते हैं कि हाँ, सिर्फ हम एक चीज़ की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे उस प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं चीज़ों को अच्छे से, और यही चीज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल थ्योरी से काफ़ी अलग बनाती है। यहाँ पे यही बात उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, many theoretical tools such as party system, federalism, parliamentary system etc. were formulated in this manner। अब इन्होंने बोला कि अब इन चीज़ों को अगर वो स्टडी करना चाहते हैं तो उनको टूल्स भी तो चाहिए ना, कोई फ्रेमवर्क तो चाहिए। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को क्लासीफाई किया, जैसे कि पार्टी सिस्टम का स्टडी करो, फेडरलिज्म कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर और भी तरीके उन्होंने इसमें चीज़ों में, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने उन चीज़ों को फॉर्मुलेट करने की कोशिश की, जिससे कि फॉर्मुलेट इन द सेंस कि उन्होंने उसको क्रमबद्ध किया, मतलब उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिससे कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैज़ हैड एंड कंटिन्यू टू हैव बाउंड्री प्रॉब्लम विद रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। मैनी स्कॉलर्स सच एज A.G. Frank and Emmanuel Wallerstein have developed large-scale approaches as dependency and under-development using this method। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका इंटरनेशनल रिलेशन के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है, और वो है बाउंड्री प्रॉब्लम। वो पहले भी थी और वो अभी भी है, और शायद वो आगे भी रहेगी। यहाँ पे ऐसा माना जाता है क्योंकि उनके बीच में कोई सामान्य आधार तो है ही। अब देखिए, अब इनका सामान्य आधार, या मतलब इनका बेसिक, इनके बीच में क्या कॉमन चीज़ें हैं, वो ये है कि शुरू में जो हमारी कंट्री थी वो थी कैपिटलिस्ट, सॉरी हमारी कंट्री नहीं, हमारा जो वर्ल्ड था वो कैपिटलिस्ट था। अब बहुत सारे जो देश थे वो कैपिटलिस्ट थे, और वो ही इतना पैसा, इतना एनर्जी, वो इतना टाइम पीरियड वो उसमें लगा सकते थे कि वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस का कोई भी डिसिप्लिन हो उसको ग्रो कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वो सब चीज़ें मौजूद थी। अब इसके कारण उस समय में जो भी कंट्रीज थी, सबसे पहले तो उनके बीच में जो कॉमन था वो था कैपिटलिज्म। अब इन लोगों ने जिनको अपना कॉलोनी बना रखा था उनको इन्होंने इसमें ऐड किया नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला भाई अगर आप उस चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। उन्होंने अपने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ को स्टडी नहीं किया, पहली बात तो ये। साथ में टाइम के साथ बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई या फिर बनी, अब उन्होंने उसको भी स्टडी करने से मना कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि उनके बीच में जो चेंज आया, जो शिफ्ट आया ना, उस शिफ्ट के कारण कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन के बीच में एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। वो था बाउंड्री डिस्प्यूट, कि अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा मेथड या कौन सा फॉर्मूला कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए या फिर IR में आना चाहिए। आपको इतना समझ में आ रहा होगा, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। और आपको अगर कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता ना, तो प्लीज़ उस टाइम लैप्स को कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको कमेंट में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैंने जैसे ये वाला पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे बोला गया कि जो A.G. फ्रैंक, इमैनुअल और वॉलस्टीन्स हैं, ठीक है, इन्होंने एक लार्ज स्केल पर एक अप्रोच या फिर अप्रोच को उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की। वो थी डिपेंडेंसी और अंडर डेवलपमेंट। अब इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो नए देश हैं जो
जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं या फिर फॉर्म जो बने हैं, वो जो कंट्रीज़ हैं हमें उनको भी स्टडी करना ही होगा। तो उनको स्टडी करने के लिए उन्होंने किस अप्रोच को यूज़ किया, उन्होंने बोला कि हम डिपेंडेंसी और अंडर डेवलपमेंट कुछ इस तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि जो भी नए कंट्रीज़ हैं, पहली बात तो उस समय कोल्ड वॉर जैसी चीज़ भी शुरू हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो उसके कारण पहली बात तो वो गरीब, ऊपर से नए नए बने, और साथ में कोल्ड वॉर जैसी चीज़ उन्होंने वहाँ पर देख ली। पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब ये जो नए कंट्रीज़ हैं उनके पास चॉइस नहीं थी कि वो इधर जाएँ या इधर जाएँ, तो वो डिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर। आपको डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत अच्छे से आती होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि कुछ बेसिक्स तो हमने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे पढ़ा ही था। फिर और अंडर डेवलपमेंट में बहुत सारी कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा गरीब थी जिससे उन्हें अंडर डेवलपमेंट थर्ड वर्ल्ड इसके रूप में, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के रूप में पूरे वर्ल्ड को डिफाइन करने की कोशिश की गई। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, but there are major differences. Comparative politics does not deal with the relationships between countries in depth, concentrating on comparison of political phenomenon within countries, while the former is a central subject in international relation. यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी मतलब बहुत बड़ा जो मेजर इम्पैक्ट है, ठीक है, मेजर डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे जो हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो देशों के बीच में बहुत ज़्यादा गहराई से स्टडी, या मतलब जैसे बहुत ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को डील नहीं करती है कि भाई जो भी कंट्रीज़ हैं वो दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशंस को कितना मजबूत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उनका दूसरे देशों के साथ रिलेशन किस तरीके का है। ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उस चीज़ को डिफाइन नहीं, मतलब उस चीज़ को बहुत डीपली स्टडी नहीं करती है। और साथ में ही बल्कि और जो मैटर है ना, उनको वो मानती है कि ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का सेंट्रल सब्जेक्ट है। अब दो कंट्रीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, हम इसको आईआर के रूप में भी मान सकते हैं और हम इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर हम इसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के रूप में समझेंगे तो हम एक नई चीज़ को सामने ला कर रखेंगे, जैसे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन दोनों में से बेस्ट कौन है, हमेशा इनकी स्टडी होती रहती है। अब इनकी स्टडी करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कितने देशों में है, उनका आपस में रिलेशन कैसा है। अब और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो, वो कितने देशों में, उनका रिलेशन कैसा। अब हम इन दोनों के देशों के बीच में स्टडी करेंगे, यानी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उनका रिलेशन कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वीक है, उनकी पॉलिटिकल चीज़ें कैसी हैं, उनका इकोनॉमी कैसे वर्क करता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ें। तो उसको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ने माना कि भाई ये दो आईआर का सेंट्रल सब्जेक्ट है स्टडी करने का। वो पहले ऐसा मानते थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो स्टडीज एरियाज intensively. A major difference is that while area studies expert can provide a great deal of data which explain immediate events, long term and underlying deeper trend require analytical and theoretical tool which only comparative politics can provide. यहाँ पे बोला गया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो कुछ एरियाज़ को, ठीक है, वो स्टडी करते हैं, और उस एरिया में एक्सपर्ट होने के लिए, मतलब उसमें हमें बहुत अच्छी स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि हमें बता सकें कि जो भी इवेंट्स हुए हैं उनका इम्पैक्ट कैसा रहा है, उनका डेटा कैसा रहा है, उसको एनालाइज किस तरीके से किया जाएगा, उसको एनालाइज करने के टूल्स कैसे होंगे। ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही प्रोवाइड कर सकती है। अब हम इसका अगर एग्जांपल लें कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो वॉर हुई थी वो किस कारण हुई थी, क्योंकि थे तो दोनों एक ही कंट्री, उनका डिवीज़न हो गया, तो ये किस कारण हुआ। तो हमें उसके लिए कुछ डेटा चाहिए। अब वो डेटा कैसे आएगा, जब हम उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि हाँ भाई साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट अप्रोच रखने वाली कंट्री थी, नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट अप्रोच रखने वाली कंट्री थी, और है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ ऐसा था, इनका दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन किस प्रकार का था। इन सब को स्टडी करने के बाद जो हमें डेटा मिलेगा तो उससे हम समझ पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ इस कारण ये दोनों कंट्रीज़ आपस में एक साथ एज अ होल कंट्री नहीं रह सकती थी, इसलिए इनका डिवीज़न हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि
इसी पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि पूरा जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, शिफ्टेड कंपैरेटिव गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल पॉलिटिक्स दस कैन बी ट्रेस टू चेंजेस इन द इमीडिएट पोस्ट वॉर पीरियड। यहाँ पे टू चेंजेस की बात की गई है कि हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ जो अगर शिफ्ट करते हैं तो हम दो चीज़ों को देखते हैं, डेवलपमेंट into the discipline of political science. Second is the broadening of the empirical field to include the new state which arose out of decolonizations. यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके का रहा है, और दूसरा कि जो नए स्टेट डीकोलोनाइजेशन के कारण बने थे उनके बीच में जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था वो कैसे बढ़ा या ख़त्म हुआ, मतलब उनका जो बॉर्डर का डिस्प्यूट था वो किस तरह का था। In the late 1950s, political science was affected by the behavior revolution, which had already affected anthropology and sociology. अपने 90s 50s लेट 1950s में पॉलिटिकल साइंस एक चीज़ से काफ़ी अफेक्टेड था, वो था बिहेवियर रिवॉल्यूशन। अब बिहेवियर जो रिवॉल्यूशन इसने सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ही अफेक्ट नहीं किया था, बल्कि इसने एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी उसे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। बिहेवियर रिवॉल्यूशन इम्प्लाइड दैट बिहेवियर वॉज मोर इम्पॉर्टेंट देन रूल, thus necessitating the system collection of large amount of data about politics in various countries as well as field। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जो बिहेवियर रिलेशन होता क्या या रिवॉल्यूशन क्या चीज़ है, तो यहाँ पे कि बिहेवियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रूल से, और उन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता को ला दिया कि हमें जो हमारा जो डेटा है उसे ज़्यादा कलेक्ट करना होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए सिस्टम कलेक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि सिस्टम को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कलेक्ट करने की ज़रूरत है इन वेरियस कंट्रीज, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ और बहुत सारे फील्ड में। तो तभी हम बिहेवियर रिवॉल्यूशन को या बिहेवियर रिलेशन को समझ पाएंगे या इसके इम्पैक्ट को हम समझ पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि बिहेवियर क्यों रूल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना गया है, और डेटा तभी आएगा जब हम स्टडी करेंगे कुछ कंट्रीज़ या कुछ फील्ड की आपस में, तभी उन चीज़ों को समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एज डेटा विदाउट थ्योरी वुड बी द बिहेवियर रिवॉल्यूशन इम्प्लाइड द explicit elaboration of concept model and hypothesis। मतलब कि जो बिहेवियर रिलेशंस या बिहेवियर रिवॉल्यूशन है वो अवधारणाओं यानी अप्रोचेस, आदर्शों और जो हाइपोथेसिस है यानी कॉन्सेप्ट मॉडल और जो हाइपोथेसिस है उसका एलेबोरेशंस है, और उसके बिना जो हमारी थ्योरीज, यानी कि अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो हमारी जितनी भी थ्योरी है वो निल एंड वॉइड मानी जाएगी, यानी मतलब उसका कुछ ज़्यादा खास हमारे पास इम्पोर्टेंस नहीं बचेगा। क्योंकि किसी भी थ्योरी को स्टडी करने के लिए या उसका हमारे पास आउटकम क्या निकला है ये जानने के लिए हमारे पास उसको प्रूफ करने के लिए कुछ तो डेटा होना चाहिए ना हमारे पास। अगर वो डेटा ही नहीं होगा तो हम कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे कि इस थ्योरी का आउटकम ये निकला। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो राइट्स, अगर हम राइट्स या डेमोक्रेसी, सबसे बेस्ट है डेमोक्रेसी क्योंकि कंपैरेटिव उसमें ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें कि क्यों डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के, चाहे वो राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या कोई भी हो, क्यों हमारा लोकतंत्र ज़्यादा फेमस या अभी तक टिकने वाला है, तो उसका कारण क्या है कि हमने उसकी स्टडी की, हमने उसका डेटा कलेक्ट किया, क्योंकि हमें अपनी थ्योरी को, हमें अपनी डेमोक्रेसी को प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने जाना कि लोगों के पास राइट है, लोगों को जस्टिस मिलता है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वोट कर सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं, सब कुछ है। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेस्ट है, अभी तक की बेस्ट है, और इससे अभी तक दूसरी कोई ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो बेस्ट होकर नहीं निकली है। इसीलिए डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा या बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट फॉर्म ऑफ माना जाता है। तो हमारे पास थ्योरी को प्रूफ करने के लिए डेटा था, अगर ये डेटा ही नहीं होता तो कोई भी हमारी थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता या उस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसलिए बोला गया कि जो बिहेवियर रिवॉल्यूशन है उसने अपने आप को काफ़ी अच्छे से एलिब्रेट किया हुआ है, और वो एलिब्रेट किस फील्ड में किया है, कॉन्सेप्ट में, मॉडल्स में और हाइपोथेसिस में, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को प्रूफ करना है और उन्हें प्रूफ करने के लिए उन्हें डेटा शो करना होगा। और साथ में द एमर्जेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड फॉर द स्टिमुलेटेड अ होल न्यू कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस।
मतलब जो थर्ड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट आया, उसने कुछ नए कॉन्सेप्ट और अप्रोचेस को बढ़ावा दिया और उनको प्रेरित किया। मतलब अब हम नए अप्रोच, क्योंकि पहले तो हम वर्ल्ड 1 वर्ल्ड 2 यानी कि यूएसएसआर और यूएसए इनकी स्टडी करते थे। एक था कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट और दूसरा था कैपिटलिस्ट। अब जो नया आया, जैसे कि नैम बनकर आया या फिर नियो यानी कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर बनकर आया, मतलब और भी तरीके की चीज़ें जो सामने हमें देखने को मिलती हैं, या जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जो थर्ड वर्ल्ड के रूप में जाने जाते हैं, तो उसने इस बात को प्रूफ किया कि हमें अब नए अप्रोचेज़ या नई थ्योरीज़ या नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, तभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस टू प्रोवाइड यू बेस्ट लेसन्स, एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अस। अगर आपको कोई भी इशू है एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, यानी क्वेश्चन पेपर्स क्वेश्चंस के रिलेटेड या फिर किसी और भी तरह से। और हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हम इग्नू के अपडेट्स देते रहते हैं। वो हर एक, मतलब इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट जो आपको एडमिशन्स, एग्जाम्स या किसी और चीज़ में भी हेल्प करेगा, उसके लिए तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।